वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। क्लास 12 इतिहास का ये दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों, जिसका मैंने अभी पिछले वीडियो में बखूबी से नोट्स बनाकर आपको समझाने का प्रयत्न किया था। और वीडियो पर इतना प्यार दिखाने के लिए आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह बहुत ही इतिहास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, जिससे काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सेशन चलने वाले हैं, यह सब बोर्ड मॉडल है, आपके एग्जाम में आने लायक है, इस तरह से चुना गया है। प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? 2021 में पूछा भी है प्यारे बच्चों कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। ऑप्शन ए आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए क्या है? कौटिल्य। ऑप्शन बी क्या है? विशाखदत्त। सी क्या है? मेगास्थनीज। डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा बी। इसकी रचना है विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। फिर बच्चों, एक और मैं क्लियर कर दूं, एक समस्या आई थी। एक बच्चे ने पूछा था, हमसे कहा था कि सर ये जो आप ऑप्शन देते हैं, तो सही जवाब देने के बाद ये चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो खत्म हो जाने चाहिए। प्यारे बच्चों, इस तरह का सिस्टम मेरे पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस ऑप्शन को मैं घेर रहा हूं वही सही ऑप्शन है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन देखिएगा, बिंदुसार। प्रश्न आप लोग सुने होंगे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी है अशोक। ऑप्शन डी है महेंद्र। प्यारे बच्चे, दम दिखाने का आज मौका है तुम्हारे पास, तो दिखाओ कि तुमने क्या पढ़ा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सही उत्तर होगा? प्यारे बच्चों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को इसने परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका मंत्री चाणक्य था। इनके गुरु भी चाणक्य थे। फिर अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? इतना आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है 4। ऑप्शन बी, मुझको हंसी आ रही है प्रश्न पर, ऑप्शन बी है 5, सी है 3 और डी है 8। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 वेद है। तो फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं कि किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय राजा को नेपोलियन कहा जाता है? और आप लोग को यह प्रश्न का अंदाजा इसी से लगा लीजिए, 2009, 2013, 2021 में पूछा भी है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी है कनिष्क। ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। फिर बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। फिर एक और इससे उल्टा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, तो किस शासक को यूरोप का समुद्रगुप्त कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट है। यार बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जल्दी से। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए है मगध। ऑप्शन बी है अवंती। ऑप्शन सी है कौशल। ऑप्शन डी है गांधार। प्यारे बच्चे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मगध जो साम्राज्य था सभी महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसका कारण मैंने बताया भी है। क्या कारण था? वहाँ मगध जो था, यहाँ पर कृषि उत्पादन उच्च था, हथियार के कारखाने थे, हाथियों को आसानी से पकड़ा जा सकता था, व्यापार के साधन उपलब्ध थे। इस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध।
और इसके बारे में आपको पाठ्य पुस्तक में पढ़ना भी है। फिर अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? 2009-21 में पूछा है। प्यारे बच्चों, ए है, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है सप्तम, ऑप्शन सी है दसम, ऑप्शन डी है 13वां। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो 13वां शिलालेख है उसी में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या है? 9 और 21 में पूछा भी है। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 78, ऑप्शन सी है 88, ऑप्शन डी है 98। पर बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, जो कि एनसीईआरटी में लिखा ही है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो अन्य इतिहासकारों के बारे में बताता है कि 127 से 150 ईस्वी के बीच में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। तो आप किसको सही मानिएगा? एनसीईआरटी को सही मानिएगा या फिर गूगल को सही मानिएगा? तो मेरा यही आपसे बताना है, निवेदन है कि आप इतना समझ लीजिएगा कि एनसीईआरटी सबका बाप है। तो एनसीईआरटी जो कह रहा है वही सभी है, सही है, बाकी सब मोह माया है। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक, डी है कनिष्क। फिर बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक। अशोक ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। 2009, 2012, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। फिर आगे आते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है नंद वंश, बी है मौर्य वंश, सी है गुप्त वंश और डी है चोल वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2010, 2014, 2020, 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? मैं ध्यान से बता दूं कि ये 4 ऑप्शन पर टिक लगाया हूं, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि 4 ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उसको मैं घेरूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो बताइए। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों बी, मौर्य वंश का शासक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसके संस्थापक मौर्य वंश के, उनका पोता था अशोक। प्यारे बच्चों, इसके बाद से हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कौन सा काल को गोल्डन ईरा कहते हैं? स्वर्ण काल, सब लोग सुखी संपन्न थे, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। किसके काल में? ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है मुगल काल और डी है अंग्रेजों का काल। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल को माना जाता है गोल्डन ईरा, अर्थात स्वर्ण काल। उस समय भारत के सभी लोग, भारत सच्चे मायनों में उस समय सोने की चिड़िया थी। अब आगे जो है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, या फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? अगला प्रश्न है। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देख लीजिए। ए कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी है हरिशेर और डी है पतंजलि। पहले बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? उससे पहले आप लोग देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2010, 2013, 2015, 2016, 2020 इतना पूछा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिसेन की रचना है, और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, इसका मैं सब्जेक्टिव नोट्स बनाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैं वीडियो में भली भांति से लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है। और प्यारे बच्चों, यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, हरिसेन के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो महाराज समुद्रगुप्त हैं, जो भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं, ये महाराज समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे, और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? टकसाल का मतलब होता है जहां सिक्के ढाले जाते हैं। जो सिक्का होता है ना, 1 टकिया का, 2 टकिया का, इस सिक्का को जहां पर क्या किया जाता है, ढाला जाता है, उसको बोलते हैं टकसाल। टका हम लोग बोलते हैं 1 टकिया, 2 टकिया। टका बंगाली रुपया को, बंगाली करेंसी को टका भी कहते हैं। जिसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष ऑप्शन ए, मुद्रा अध्यक्ष ऑप्शन 2, पणिया अध्यक्ष ऑप्शन
सी, और डी है लक्षणाध्यक्ष। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लक्षणाध्यक्ष कहते हैं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसके टकसाल के अध्यक्ष को, प्रधान को कहते हैं लक्षणाध्यक्ष। फिर आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि रजत रंगनी के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ये देख लीजिए, 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पतंजलि है, या फिर बाणभट्ट है, या फिर विशाख दत्त है, या फिर कल्हड़ है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कल्हड़ जो है, कल्हड़ ने लिखा था किसको? रजत रंगनी को। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इंडिका के लेखक सबसे पहले कौन है? आपको पता होगा मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन देख लीजिए, ये भी आई है। आप लोग ध्यान से देखिएगा ना तो सभी का सभी प्रश्न आपसे बन सकता है। और इसीलिए मैं बोला हूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। अगर आप आज ही हार मान जाइएगा कि नहीं हम पढ़ने में कमजोर है, हमको आ नहीं सकता है, तो आप सच में थके के थके रह जाइएगा, कभी जीत नहीं पाइएगा। जीतने का जज्बा अपने दिल में डाल लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर आप लोग जो है उम्मीद से ज्यादा करके दिखाएंगे। मेरे बच्चों ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश और ऑप्शन डी है गुप्त वंश। मेरे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश, क्योंकि मेगास्थनीज खुद आया था मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य। तो चाणक्य और मेगास्थनीज मौर्य वंश में ही आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जाहिर सी बात है कि मौर्य वंश के बारे में बताया गया होगा। अर्थशास्त्र की रचना कब समय में हुई थी, किस समय में हुई थी, किस काल में हुई थी, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। प्यारे बच्चों हिंदुस्तान क्या है आप लोग इसी से आप समझ लीजिए कि जिस समय अंग्रेज गुफाओं में रहते थे, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र की रचना हो रही थी। हमारे यहाँ के राजा धन धान्य से भरपूर थे, जनता में खुशहाली थी, चारों ओर शिक्षा का प्रभाव था। लेकिन वही अंग्रेज आके हमको गुलाम बना दिए, क्योंकि हमारी स्थिति शिक्षा के कारण खराब हो चुकी थी। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि पतंजलि के महाभाष्य से क्या जानकारी मिलती है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या जानकारी मिलती है, किस काल की मिलती है? गुप्त काल की। ऑप्शन ए बी है मौर्य काल की, सी है प्राक मौर्य काल की और डी है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। किसकी जानकारी मिलती है बच्चे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अभी मैं बताया था, प्रश्न पूछा गया 15/16/2020। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी है मनु और ऑप्शन डी है वेद व्यास। तीनों का नाम मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, मनु ने क्या लिखा और मनु ने क्या लिखा? तो जिस नीति के कारण, देखिए पहले के राजा जो है, जो मनु जो है, मनु शास्त्र, इन्होंने मनु ने क्या लिखा था आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। वेद व्यास तो महाभारत लिखे थे और इसको मैं अपने वीडियो में बताया भी है। और मैं इसको अब ऑप्शन सी बचता है कौटिल्य, इनको कहते हैं विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त के अलावा इनको क्या कहते हैं? तो कौटिल्य बोलते हैं, या फिर इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा कौटिल्य। फिर आता है अगला प्रश्न कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, बी है गुप्त वंश, सी है मौर्य वंश और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों बिंबिसार का जो संबंध था वह संबंध था हर्यक वंश से, याद रखिएगा। फिर आते हैं अगला प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। जो वज्जी है उसको ग्रंथों में क्या कहा गया? 15 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है गणसंघ, बी है गणतंत्र, सी है राजतंत्र और डी में से सभी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए गण संघ कहा गया है, गणों के समूह के नाम से संबोधित किया गया है। और यहीं पर भगवान महावीर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था। जो आजकल वैशाली वाला क्षेत्र है वही यह जगह है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं कि जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग तो बार बार सुने होंगे महाजनपद, जाहिर सी बात है महाजनपद किससे बना है? जनपदों से। तो जनपदों के समूह को महाजनपद कहते थे। और मैं आपको बता दूं कि सबसे विशाल मगध साम्राज्य में लगभग 80,000 गांव आते थे। ऑप्शन ए है जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन बी है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको बोलते हैं जनपद। फिर आते हैं अगला प्रश्न। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोना के, चांदी के, तांबे के, या फिर बी और सी चांदी और तांबे दोनों के। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? ये 2000 प्रश्न पूछा गया, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, चांदी के और तांबे के दोनों को मिलकर बी और सी दोनों ही इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ, किस जगह पर? बौद्ध धर्म ने का जो प्रचार है अशोक ने कराया था। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? माने अशोक ने दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, तो कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन ए है सीरिया, सोरिया लिख दिया है लेकिन सीरिया होना चाहिए। ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो इंग्लैंड में बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं बढ़ा, लेकिन बाकी 3 देशों में बौद्ध धर्म आज भी है, चलता है। फिर अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? 2015 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? पाटलिपुत्र, पटना शहर की स्थापना। ऑप्शन ए है मुंडक द्वारा, ऑप्शन बी है बिंबिसार द्वारा, ऑप्शन सी है उदयन द्वारा, ऑप्शन डी है अजातशत्रु द्वारा। प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा जो है स्थापना की गई थी पाटलिपुत्र नगर की। प्यारे बच्चों, इन दोनों के साथ उनका संबंध भी था। तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र क्या था? उदयन। और दोनों में बड़ी मस्त एक इतिहास है। बिंबिसार जब राजा था तो उसका बेटा ने उसको मार दिया, हत्या कर दिया, उसका नाम था अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु का जो बेटा हुआ उदयन, उसने अपने बाप का हत्या करके गद्दी हथिया लिया। तो ये तो तीनों के तीनों हैं, ये उदयन और अजातशत्रु अपने पिता के हत्यारे हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? इंडिका की रचना किसने किया था? 2010, 2014, 2019, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी है मेगास्थनीज, सी है अल्बेरुनी और डी है इत्सिंग। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सबका कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज, इसी ने इसकी रचना की थी। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा 25 का ऑप्शन सी, अशोक। अशोक ने धर्म की शुरुआत की। धर्म का मतलब बौद्ध धर्म होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? प्यारे बच्चों, ये जो जैन धर्म है उनके 24 तीर्थकर है। 24वें तीर्थकर भगवान महावीर थे, 23वें थे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के बाद तीर्थकर बने महावीर। तो उनके सिद्धांत में किस चीज को जोड़ा था? अहिंसा, ऑप्शन ए है, बी है ब्रह्मचर्य, सी है सत्य और डी है अपरिग्रह। प्यारे बच्चों, 2015 और 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ दिया। ये अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह ये पहले से थे। फिर आता है अगला प्रश्न कि कलिंग युद्ध कब हुआ था?
कलिंग युद्ध कब हुआ था? 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उसी कलिंग युद्ध में जिसमें महाराज जो है उस युद्ध के बाद अशोक ने अपने हथियार डाल लिए थे और अहिंसा के रास्ता को चुना था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए है 261 ईसा पूर्व, बी है 251 ईसा पूर्व, सी है 263 ईसा पूर्व और डी है 253 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? आप लोग तो जानते होंगे, आप लोगों को समझ में आता होगा कि अंग्रेज फूट डालकर शासन करते थे, डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाते थे, लेकिन शुरुआत हुई थी भारत से ही। हर एक चकमाबाजी का शुरुआत भारत से ही होता है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है पुष्यमित्र शुंग और सी है अशोक और डी है समुद्रगुप्त। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। और चकमाबाजी सबसे ज्यादा बिहारी ही करते हैं और ये बिहार के मगध के ही राजा थे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जो जीवक प्रसिद्ध वैद्य था, डॉक्टर था पुराने जमाने का, वो किस वंश में था? ए है मौर्य वंश, बी है गुप्त वंश, सी है हर्यक वंश और डी है कुषाण वंश। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्यक वंश के राजा जो बिंबिसार थे, उन्हीं के यहाँ जीवक वैद्य जो है उन्हीं के दरबार में रहता था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, जो है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? जो सुदर्शन झील है उसकी मरम्मत किसने अपने खर्चे से कराई थी? तो ऑप्शन ए है, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है रुद्रदमन और डी है स्कंदगुप्त। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका सही जवाब होना चाहिए सी रुद्रदमन। तो जो रुद्रदमन था उसने अपने खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम पर किया? आज भी आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन में बोलूंगा नहीं। गंगा नदी के किनारे पटना है, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो 31 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बाकी इसमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? जो हुणों ने भारत पर हमला किया था तो उनको परास्त किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को मैं बता दूं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अशोक, बी है स्कंदगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है नेपोलियन। फिर बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था, पराजित किया था। जो हुण उस समय आतंक मचा रखे थे उनको हराने वाले स्कंदगुप्त ही थे। और ये स्कंदगुप्त जो थे ये कुमारगुप्त के पुत्र थे और कुमारगुप्त जो थे समुद्रगुप्त के पुत्र थे, यानी समुद्रगुप्त जो था उसके पोते हुए। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? मैं पहले ही बताया हूं कि जब भारत का नेपोलियन कौन थे, तो भारत के नेपोलियन थे, आप लोगों को मैं बताया हूं, एक प्रश्न पूछा हूं, तो भारत के नेपोलियन थे समुद्रगुप्त। अब प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन ए है हिटलर, बी है नेपोलियन, सी है बिस्मार्क, डी है मुसोलिनी। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों नेपोलियन। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त है तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है प्रभावती गुप्त और डी है इन सभी के। तो इसका सही जवाब होगा प्रभावती गुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ऑप्शन ए है मौर्य काल और बी है सातवाहन काल, सी है शुंग काल और डी है गुप्त काल। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सातवाहन काल में सबसे पहले अभिलेख का प्रमाण मिला है कि उस समय भूमिदान हुआ था। आपके पाठ्य पुस्तक में दंगुन गांव के बारे में बताया गया है जिसको दान दिया था प्रभावती गुप्त ने। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख। भारत में सती प्रथा चलता था, महिलाओं को जो थे उनके पतियों के साथ, जो उनके पति मर चुके थे तो उनके शव के साथ जला दिया जाता था। तो सबसे पहले कहाँ मिला? ऑप्शन नहीं है एरण, बी है गुर्जरा, सी है मस्की, डी है जूनागढ़। फिर बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एरण, जो सागर में है यहीं पर मिला है।
प्रथम अभिलेख, जिसमें पता चला है कि सती प्रथा भारत में था। फिर अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? प्यारे बच्चों, महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थी, और उनको उन्होंने कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी है ब्रिटेन, सी है बांग्लादेश, डी है पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका में अपने बेटा और बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह्य प्रयास किया है? ऑप्शन ए है विसेंट स्मिथ, बी है जेम्स प्रिंसेस, सी है काशी प्रसाद जायसवाल, डी है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। फिर बच्चों इसका सही जवाब होगा डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो है उन्होंने अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं कि मौर्य कला का निम्न में से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना क्या है? मौर्य समय काल में कौन चीज जो था सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है चैत्य, बी है स्तूप, सी है गुहा वास्तुकला, डी है स्तंभ। यार बच्चों इसका सही जवाब होगा डी, स्तंभ। तो स्तंभ जो होते थे यह मौर्य काल से ही शुरुआत हुआ और सबसे महत्वपूर्ण नमूना है। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, गुप्तों के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? 2014 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए हेन सांग, बी है फाइयान, सी है इत सिंह, डी है वांग हेंस्ते। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाहियान आया था गुप्त वंश के शासन काल में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? प्यारे बच्चों बहुत ही इजी प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बी ऑप्शन सी है अशोक, डी है पुष्यमित्र शुंग। सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जिसने लिखा था इंदिका। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किस अभिलेख से? ऑप्शन ए है मथुरा अभिलेख, बी है प्रयाग प्रशस्ति, सी है वंशखेड़ा, डी है ऐहोल अभिलेख। प्यारे बच्चों प्रयाग प्रशस्ति जो है जो हरिशेन ने लिखा था, इसी से पता चलता है समुद्रगुप्त की जानकारी इसी से होती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है समुद्रगुप्त, डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये नवरत्न शासक सबसे पहले विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि नवरत्नों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक कौन है? अकबर है। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। नवरत्न माने 9 महत्वपूर्ण मंत्री जो राजकाज चलाने में राजा का मदद करते थे। तो सबसे पहले कौन रखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी है अश्वघोष, डी है कौटिल्य। फिर बच्चों इसका सही जवाब होगा कालिदास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा कि कालिदास जो थे इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया था। प्यारे बच्चों फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। प्यारे बच्चों प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है, ऑप्शन इस चारों में से कौन सा सही होगा? किस शासक ने अभिलेख की शुरुआत की? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा बी, अशोक। अशोक ने अभिलेख की शुरुआत की थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है बिंदुसार। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब। अगला फिर प्रश्न पर हम लोग आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। फिर आते हैं अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्ग में विभाजित किया है? ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है 6, 7, 8। प्रश्न क्या था? और डी है 5 कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत को में समाज के कितने वर्ग को में विभाजित किया? भारत में समाज कितने वर्ग में? आप लोग तो जानते होंगे 4 वर्ग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि ऐसा नहीं था। मेगास्थनीज जब इंडिया में आया था और इंडिका पुस्तक लिखा है, उसमें बताया है कि भारत का जो समाज था वह 7 वर्गों में विभाजित था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? एलोरा में कैलाश मंदिर
अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो एलोरा की गुफा में जो कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? ऑप्शन ए है चोल, बी है पल्लव, सी है चालुक्य और डी है राष्ट्रकूट। तो इसका सही जवाब होगा डी, राष्ट्रकूट राजवंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। फिर आता अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग तो जानते होंगे कि वेदों की संख्या 4 है प्यारे बच्चों, तो पुराणों की संख्या कितनी है? इसमें बच्चे मात खा जाते हैं। ऑप्शन ए है 16, बी है 18, सी है 20, डी है 19। प्यारे बच्चों 2015, 16, 19, 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 पुराण है प्यारे बच्चों। 4 वेद है और 18 पुराण है। तो एक मेरा प्रश्न है, कमेंट में जरूर बताइएगा, वेदांग कितने? वेद नहीं, वेदांग। फिर अगला और लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है भारत और डी है बर्मा। आज के पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप अपने भविष्य के लिए बिल्कुल ही चिंतित है और पक्का आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ कीजिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं कि शुरुआत में ही देखते हैं और वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं रील्स देखने। रील्स देखते देखते जीवन बर्बाद कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी मेहरबानी तब होगी जब आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इतना ही कहकर फिर मैं आऊँगा अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद और जय भारत। तो इस तरह से